हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो डीपीएसपी हम लोग ने कल पढ़ना शुरू किया था। तो आज हम लोग डीपीएसपी की चर्चा करने जा रहे हैं। नीति निर्देशक तत्वों को ही आगे हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं अपने अध्ययन में। नीति निर्देशक तत्व पार्ट 2। तो क्या है नीति निर्देशक तत्व, क्या उनका नेचर है, कल हम लोगों ने ये सारी बातें समझ ली थी। और आज हम लोग नीति निर्देशक तत्वों के विषय में आगे चर्चा करने जा रहे हैं कि 39 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। 39A नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो आर्टिकल 40 एंड ऑनवर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे, अनुच्छेद 40 और उसके बाद के हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के संगठन। ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में प्रावधान करता है। तो ग्राम पंचायत का संगठन, इसका मतलब यह है कि पंचायती राज की बात करता है। जब हम लोगों ने पढ़ा था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो पंचायतों के बारे में विस्तार से हम लोगों ने पढ़ा था और पढ़ा था पंचायती राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट। बेसिकली पंचायती राज की स्थापना करना चाहते थे गांधी जी, लेकिन पंचायती राज को लेकर डॉक्टर अंबेडकर बहुत पॉजिटिव नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर बहुत पॉजिटिव इसलिए नहीं थे क्योंकि उनका ये मानना था कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा अभी सामाजिक भेदभाव है और जब तक सामाजिक भेदभाव ख़त्म ना हो जाए, कम ना हो जाए, तब तक निचले स्तरों पर, ग्रामीण स्तर पर लोगों को शासन का अधिकार देना ठीक नहीं है। क्योंकि जातिगत व्यवस्था चली आ रही है और इस जातिगत व्यवस्था में ऊंची जातियां, नीची जातियां, इस टाइप का क्लासिफिकेशन बना दिया गया है। इसमें ऊंची जातियां नीची जातियों को अधिकार नहीं देते, शोषण करती हैं। तो इस तरीके का जो क्लासिफिकेशन है ये ख़त्म होना चाहिए, तब अधिकार मिलना चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसका विरोध किया था। इसका विरोध हुआ था डॉक्टर अंबेडकर द्वारा। ये पूछा जाता है किसने विरोध किया था पंचायती राज का, तो डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध किया था। लेकिन चूंकि गांधी जी का देहावसान हो चुका था और इसके अलावा सब लोग ये चाहते थे कि गांधी जी का दर्शन था, गांधी जी की सोच थी कि पंचायती राज को संविधान में शामिल कर दिया जाए। तो कस्तूरी संथानम प्रस्ताव दिया गया के संथानम द्वारा, कस्तूरी संथानम द्वारा प्रस्ताव दिया गया संविधान सभा में कि गांधी जी पंचायती राज की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए संविधान में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया जाए। तो अंबेडकर जी सहमत हो गए गांधी जी के नाम पर। उन्होंने कहा चलो ठीक है, कर देते हैं। लेकिन उन्होंने आर्टिकल 40 में इसको शामिल करवा दिया। आर्टिकल 40 नीति निर्देशक तत्व है, यानी ये राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं रहा। तो इस तरीके से ये शामिल हुआ। आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 कहता है कि अगर कोई अभाव है, बेकारी है, काम व शिक्षा पाने का अधिकार, सरकार लोगों को काम और शिक्षा पाने का अधिकार दे। अभाव, बेकारी, निःशक्तता, वृद्धावस्था इत्यादि, बीमारी इत्यादि दशाओं में लोक सहायता, लोक सहायता मतलब सरकार से सहायता मिले। सरकार सहायता दे, कब दे? जब अभाव हो जीवन में, बेकारी हो, निःशक्तता हो, बीमारी हो, वृद्धावस्था हो, इन सब दशाओं में सरकार सहायता करे। तो सरकार ने इन सारे दशाओं में सहायता करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चला रखे हैं। देखो, काम अभाव है यानी बेकारी है, तो बेकारी को दूर करने के लिए मनरेगा चल रखा है ग्रामीण क्षेत्रों में।
जिसमें बहुत जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको 100 दिन का रोज़गार उपलब्ध कराया जाता है। तो इस तरीके से ऐसे ही वृद्धावस्था के लिए वृद्धावस्था पेंशन चल रही है, दिव्यांगों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं, गरीबी उन्मूलन है, शिक्षा है, तमाम चीज़ों के लिए सरकार ने इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम चला रखे हैं। आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 ये है कार्य की मानवोचित दशाएं। जहाँ भी लोग काम करें, सरकार में काम करें, निजी क्षेत्रों में काम करें, असंगठित क्षेत्रों में काम करें, वहाँ मानवीय दशाएं होनी चाहिए। अमानवीय दशाओं में लोगों को काम न करना पड़े, मानवीय दशाएं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक अच्छा वातावरण होना चाहिए, काम का छुट्टी मिलनी चाहिए, तमाम चीज़ें हैं, अवकाश मिलना चाहिए, समय सीमा होनी चाहिए, प्रकाश, हवा, इन सब की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, मानवीय दशाएं होनी चाहिए। प्रसूति सहायता का प्रावधान होना चाहिए। प्रसूति सहायता मतलब मैटरनिटी रिलीफ, इसका मतलब है गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को दी जाने वाली सहायता। तो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को सहायता दी जानी चाहिए और इसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। निःशुल्क दवाइयाँ मिलती हैं, निःशुल्क चेकअप होता है, मातृत्व वंदना योजना है और इसके अंतर्गत 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए 6,000 रुपये प्रति बच्चा महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे कि बेहतर स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके, लालन पालन किया जा सके। तो सरकार ने इसके लिए कदम उठाए हैं। आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 में छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं। निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी व्यक्ति को जो मजदूरी मिले वो निर्वाह योग्य हो, उसका जीवन जरूर निर्वाह हो सके। तो सरकार ने इसके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट बनाए हैं और मिनिमम वेजेस एक्ट में तय कर दिया है कि जो कुशल लोग हैं, अकुशल लोग हैं, उन सब के लिए मजदूरी क्या होगी, किस दर से होगी। तो ये सारी बातें तय की गई हैं। कृषि, उद्योग, सभी क्षेत्र के लोगों को कार्य का अवसर। जो कृषि या उद्योग से रिलेटेड लोग हैं, श्रमिक हैं, बेसिकली जो श्रमिक हैं, लोग हैं, उन सबको कार्य का अवसर मिले, यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है, यह देखना राज्य की जिम्मेदारी है। और मजदूरी भी मिले, काम भी मिले, दोनों चीज़ें हैं। आर्टिकल 43 कहता है काम भी मिले, मजदूरी भी मिले, दोनों बातें हैं। शिष्ट जीवन स्तर, और लोगों का जीवन शिष्ट जीवन स्तर हो, शिष्टाचार वाला हो, सभ्य जीवन स्तर हो, यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। अवकाश सुनिश्चित करने वाली कार्यदशाएं, ऐसी वर्किंग कंडीशन हो, ऐसी वर्किंग कंडीशन हो जिसमें छुट्टी सबको जरूर मिले, अवकाश मिले। क्यों? क्योंकि अवकाश मिलने से व्यक्ति के सांस्कृतिक विकास के, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के अवसर मिलते हैं। छुट्टी मिलेगी तभी आदमी एक दूसरे के यहाँ जाएगा, तभी सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी निभा पाएगा। छुट्टी नहीं मिलेगी तो आदमी ये भूमिका निभा ही नहीं पाएगा। तो इसलिए सामाजिक सांस्कृतिक विकास के अवसर मिलें, इसके लिए छुट्टी जरूर मिलनी चाहिए, अवकाश सुनिश्चित करने वाली कार्यदशाएं होनी चाहिए। कुटीर उद्योगों को, जो ग्रामीण उद्योग हैं, कृषि आधारित उद्योग हैं, यानी कुटीर उद्योग हैं, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। कैसे बढ़ावा दिया जाए? या तो व्यक्तिगत या सहकारी, यानी मिलजुल कर सामूहिक आधारों पर प्रोत्साहन, चाहे व्यक्तिगत तौर पर प्रोत्साहन दिया जाए,
चाहे सहकारी तौर पर सबको मिला जुला करके सामूहिक तौर पर प्रोत्साहन दिया जाए, लेकिन अवश्य दिया जाए। ये भी गांधी बाबा का दर्शन है, कुटीर उद्योग वाला। तो ये आर्टिकल 43A है। इतने सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं आर्टिकल 43A में, छोटे छोटे बहुत सारे प्रावधान हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार ने इन सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए कदम बढ़ाए हैं। अवकाश के लिए तो हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि केवल 4 वर्किंग डेज रखो, एक हफ्ते में 3 दिन छुट्टी दो। हालांकि उनकी बात निजी क्षेत्र सुनने वाले नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ये प्रपोज़ल दिया है कि रोज़ 1 घंटे वर्किंग आवर्स बढ़ा दो, जितनी देर काम हो रहा है डेली 1 घंटे बढ़ा दो, और छुट्टी 2 दिन देने के बजाय या 1 दिन, क्योंकि कहीं संडे केवल छुट्टी होती है, कहीं कहीं सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो उन्होंने कहा 3 दिन छुट्टी करो। चाहे फ्राइडे सैटरडे संडे कर दो, चाहे सैटरडे संडे मंडे कर दो, चाहे जैसे कर दो, लेकिन 3 दिन छुट्टी कर दो, 3 दिन अवकाश कर दो। उन्होंने कहा कि जब 3 दिन अवकाश होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये अमेरिकन रिसर्चेज हैं, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में की गई रिसर्चेज हैं, जो बताती हैं कि अगर आप 5 दिन काम कराते हैं, 6 दिन काम कराते हैं और 4 दिन काम कराते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी 4 दिन काम कराने में आई है, 5 दिन में उससे कम, 6 दिन में उससे कम। लेकिन हम लोग भारतीय मानसिकता वाले लोग हैं, हमको लगता है नहीं नहीं ज़्यादा काम करा लो, ज़्यादा देर बैठा लो, ज़्यादा, तो बल्कि उससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ये रिसर्चेस साबित करती हैं, आधुनिक रिसर्चेस। हमारे यहाँ होने वाला तो इतनी आसानी से नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री का ये सुझाव सराहनीय है। और कुछ देशों में, बहुत सारे देशों में शुरुआत हो भी गई है। जैसे अमेरिका की कुछ कंपनियों ने 3 दिन की छुट्टी अनाउंस कर दी है। सऊदी अरब ने जितने भी लोग वहाँ श्रमिक काम करते हैं सबको 2.5 दिन की छुट्टी दे दी है। 3 दिन के बजाय वहाँ 2.5 दिन की छुट्टी है। शुक्रवार की नमाज पढ़ने के साथ छुट्टी हो जाती है, नमाज तक काम करना होता है, नमाज के पहले तक, और नमाज के बाद छुट्टी हो जाती है। तो 2.5 दिन की छुट्टी वहाँ बोल दी गई है सऊदी अरब में। सभी कंपनी में, सऊदी अरब की सारी कंपनियों में 2.5 दिन की छुट्टी होती है। तो इस तरीके के जो प्रोग्रेसिव थॉट हैं वो विदेशों में अपनाए जा रहे हैं, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री भी बल दे रहे हैं। देखो क्या होता है, आर्टिकल 43A ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा शामिल किया गया है 1976 द्वारा। ये कहता है कि लोक उपक्रमों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। लोक उपक्रमों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, इसका मतलब क्या होता है? लोक उपक्रम होते हैं जो सरकार के अधीन काम करने वाली कंपनियां होती हैं, बेल, घेल, सेल ना, ये सब तमाम कंपनियां हैं। तो सरकार के अधीन जो काम करने वाली उत्पादन इकाइयां हैं, कंपनियां हैं, उनको हम लोग लोक उपक्रम कहते हैं। तो लोक उपक्रम के प्रबंध में, प्रबंध क्या होता है? प्रबंध यानी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करता है? परंपरागत तरीके से निर्णय लेता है, नीतियां बनाता है, ये काम मैनेजमेंट करता है। श्रमिक क्या करते हैं? श्रमिक मैनेजमेंट के द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करते हैं। तो ये प्रावधान ये कहता है कि प्रबंध के काम में, प्रबंध का काम क्या है? निर्णय लेना, नीतियां बनाना। तो निर्णय लेने, नीतियां बनाने में मजदूरों को भी शामिल किया जाए, श्रमिकों को भी शामिल किया जाए। तो जब निर्णय लेने और नीतियां बनाने में मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा तो इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ ये होगा कि मजदूर कंपनी को अपना घर समझेंगे, कंपनी के प्रति उनका अटैचमेंट होगा, और कंपनी के प्रति उनका अटैचमेंट होगा तो प्रोडक्शन अपने आप बढ़ेगा, अपने आप बढ़ेगा। जब श्रमिक मन से काम करेंगे, मन से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, तो ऐसी दशा में कंपनी में प्रोडक्शन अपने आप बढ़ेगा। तो इस भाव को सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी उसको अपना परिवार समझें,
इस कॉन्सेप्ट को लाया गया है। ये बेसिकली मॉडर्न मैनेजमेंट का थॉट है, मॉडर्न मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, और मॉडर्न मैनेजमेंट में इसको पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट कहते हैं, सहभागी प्रबंध कहते हैं, यानी इसको कहते हैं सहभागी प्रबंध या भागीदारी प्रबंध, कुछ भी कह लो, हिंदी में तो बहुत सारा हो सकता है। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, तो ये पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट है, इसको आधुनिक प्रबंध का हृदय कहते हैं। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट को आधुनिक प्रबंध का हृदय कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो कितना उदारवादी विचार है जो हमारे संविधान में शामिल किया गया है। आर्टिकल 43B ये शामिल किया गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 द्वारा। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था ये शामिल किया गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के द्वारा। क्या कहता है ये कहता है 43B कहता है कि सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना है। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना है। कोऑपरेटिव कमेटीज़ क्या होती हैं? कोऑपरेटिव कमेटीज़ होती हैं जो मिलजुल कर कार्य करने की संस्कृति के आधार पर बनाई जाती हैं। जैसे यानी आप जितना कंट्रीब्यूशन दोगे, आप जितना योगदान दोगे, उस योगदान के बदले आपको उसी अनुपात में पैसा मिलेगा। तो जैसे अमूल कोऑपरेटिव संस्था है, मदर डेयरी कोऑपरेटिव संस्था है, तो ये सारे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। तो सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, आर्टिकल 43B, इसका मतलब है कि सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन होना चाहिए। सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन होना चाहिए। सहकारी समितियों का व्यावसायिक प्रबंधन होना चाहिए। सहकारी समितियों का लोकतांत्रिक नियंत्रण होना चाहिए। सहकारी समितियों का लोकतांत्रिक नियंत्रण होना चाहिए। तो ये सारी बातें प्रोत्साहित की जाएं, इन सारी बातों पर बल दिया जाए, ये आर्टिकल 43B कहता है। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड आज तक बनाया नहीं गया। जिन लोगों ने संविधान सभा में बैठकर कहा था कि लेकर आएंगे, जब सरकार बनाने की जिम्मेदारी मिली तो अपनी ही बात से मुकर गए। आर्टिकल 45, इसको पढ़ेंगे, आगे विस्तार से पढ़ेंगे, अभी पहले सारे नीति निर्देशक तत्व पढ़ लेते हैं, तब उसके बाद पढ़ेंगे। आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 कहता है, इसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 द्वारा संशोधित कर दिया गया है, क्योंकि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, लेकिन इसको संशोधित कर दिया गया। क्या संशोधित कर दिया गया? ये कह दिया गया 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण और शिक्षा का प्रावधान करेगा राज्य। पहले क्या था? मूल संविधान में था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, लेकिन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अब ये मूल अधिकार बन गया
86वें 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 21 क्लॉज ए जोड़ा गया है। मैंने आपको बताया क्यों जोड़ा गया, क्योंकि उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में, मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। तो उस निर्णय के बाद अब ये जो प्रावधान है ये मूलाधिकार बन गया। तो इसलिए 6 वर्ष तक यहाँ संशोधित कर दिया गया 45 और 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रावधान कर दिया गया। आर्टिकल 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के उन्नति या उत्थान, उन्नति लिख लो, एक ही लिख लो, की उन्नति व शोषण से रक्षा हेतु प्रावधान। तो ये राज्य की जिम्मेदारी है कि जो भी अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं या पिछड़े वर्ग हैं, तो उन पिछड़े वर्गों के लिए जो उन्नति और शोषण, उन्नति के प्रावधान है वो किए जाएं और उनकी शोषण से रक्षा की जाए। तो ये सारे प्रावधान आर्टिकल 46 कहता है। तो ये प्रावधान आर्टिकल 46 में किए गए हैं और इसको लागू करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए तो एक अलग से मंत्रालय ही बना दिया है, अनुसूचित जनजाति मंत्रालय बना दिया है, और तरह तरह के सरकार ने अलग अलग कार्यक्रम चलाए हैं। संविधान में भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, रिजर्वेशन अलग से दिया गया है, तो बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। आर्टिकल 47 कहता है सभी के लिए पोषाहार, पोषाहार स्तर, न्यूट्रिशन लेवल, सभी का न्यूट्रिशन लेवल अच्छा हो, इस बात पर ध्यान दिया जाए। तो सभी के न्यूट्रिशन के लिए ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। तो पोषाहार स्तर अच्छा होना चाहिए सभी के लिए। दूसरी बात, लोक स्वास्थ्य, सभी के लिए स्वास्थ्य हो, पब्लिक हेल्थ, यानी सभी का अच्छा स्वास्थ्य हो, इस अच्छे स्वास्थ्य के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है, लोक स्वास्थ्य। अगली बात, उच्च जीवन स्तर, सभी का जीवन स्तर ऊंचा हो, अच्छा हो, एक उच्च जीवन स्तर हो सभी का। उच्च जीवन स्तर का मतलब है एक स्टैंडर्ड वे ऑफ लाइफ हो। स्टैंडर्ड वे ऑफ लाइफ का मतलब है कि भाई अब आज के समय में हम लोग स्टैंडर्ड लाइफ में, आपके पास मोबाइल होना ज़रूरी है, स्मार्टफोन होना ज़रूरी है, उसमें इंटरनेट होना ज़रूरी है, और तभी हम कहेंगे कि आज आप एक अच्छा और गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो आपका जीवन गुणवत्ता प्रधान हो, तो उसी को हम अच्छा जीवन स्तर या शिष्ट जीवन स्तर या उच्च जीवन स्तर कहेंगे। तो उस उच्च जीवन स्तर को उपलब्ध कराने के प्रयत्न किए जाएं, उच्च जीवन स्तर। नेक्स्ट, मादक पदार्थों का दवाइयों के अतिरिक्त प्रयोग पर प्रतिबंध। अब अच्छा जीवन स्तर चाहते हैं तो इसका मतलब नशीला जीवन स्तर नहीं होगा, मद्य निषेध होना चाहिए, मद्य निषेध होना चाहिए, शराबबंदी होनी चाहिए। तो जितने भी मादक पदार्थ हैं, जितने भी ड्रग हैं या शराब है, अल्कोहल है, इन सब पर बैन होना चाहिए, इन सब पर प्रतिबंध होना चाहिए।
नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। बेसिकली संविधान सभा में इसको डिमांड की गई थी कि ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल ना हो, ये संविधान में पूरे अलग से शामिल कर दिया जाए, नीति निर्देशक तत्वों के बाहर। तो जब नीति निर्देशक तत्वों के बाहर शामिल हो जाएगा तो राज्य के लिए इसको लागू करना बाध्यकारी हो जाएगा, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व लागू करना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, नैतिक रूप से बाध्यकारी है। तो जब संविधान सभा में ये डिमांड की गई तो संविधान सभा के सारे सदस्यों पर कुछ सदस्यों पर बेचैनी छा गई कि अरे ये कौन सी बात है। नेहरू जी भी बेचैन हो गए कि ये कौन सी बात है भाई, शराबबंदी क्यों? क्योंकि संविधान सभा के लगभग आधे सदस्य ऐसे थे जो खूब पीते थे, तो उनको लगा कि ये अजीबोगरीब प्रावधान है, शराबबंदी का प्रावधान लेकर आ रहे हो, शराबबंदी हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, हमारी शाम कैसे गुजरेगी, बिना हाथ में पै गए नींद नहीं आती है। तो संविधान सभा में बड़े ही उदासी छा गई। लेकिन उड़ीसा से एक सदस्य आए थे, उन्होंने सबके चेहरे पर खुशी ला दी और उन्होंने संविधान सभा में कहा कि अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ बहुत सारी जनजातियाँ ऐसी हैं जो डेली खाना खाते हैं तो शराब से ही खाते हैं, शराब और चावल खाते हैं वो, और चावल से शराब बनाते हैं, गन्ने से या तरह तरह की इस तरीके से जो कृषि वाली चीज़ें हैं उन्हीं से शराब बनाते हैं और उन्हीं से बना करके और उन्हीं से अनाज खाते हैं, वो दाल और सब्जी नहीं खाते। तो अगर हम ऐसे शराब पर प्रतिबंध लगा देंगे तो उन जनजातियों का क्या होगा फिर, तो उनके लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। तब सारे चेहरे पर खुशी आई, उनको लगा ये सही प्रस्ताव इन्होंने दिया है, अब शराबबंदी नहीं हो पाएगी। तो फिर डॉक्टर अंबेडकर के सामने ये धर्म संकट था कि दोनों प्रस्ताव थे, बंदी का भी प्रस्ताव था और वो कह रहे थे कि भाई जनजातियाँ रोज़ शराब से चावल खाती हैं। तो उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं, नीति निर्देशक तत्वों में शामिल कर देते हैं, जिसकी मर्जी, जिस राज्य की मर्जी वो चाहे तो लागू कर दे, जिस राज्य की मर्जी वो चाहे लागू न करे। तो इस तरीके से ये आर्टिकल 47 में आ गया मद्य निषेध। आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन। कृषि एवं पशुपालन संगठन का मतलब क्या है कि वैज्ञानिक रीति से या वैज्ञानिक तरीके से कृषि हो, बीज, उर्वरक, सिंचाई इत्यादि का प्रयोग हो, वैज्ञानिक तरीके से पशुओं की नस्लों में सुधार हो, उपचार हो, इन सारी बातों पर बल दिया जाए। और गाय, बछड़े और दुधारू पशुओं के वध पर रोक हो, गो हत्या पर रोक या गोवध पर रोक। आर्टिकल 48 कहता है, अनुच्छेद 48 कहता है गाय और जितने भी अन्य दुधारू पशु हैं वे, और बछड़े का मतलब है, चूँकि खेती होती थी, खेती के काम में आते थे, तब ट्रैक्टर वगैरह तो था नहीं, तो खेती के काम में आते थे, इसलिए गाय, बछड़े और जितने भी अन्य दुधारू पशु हैं उनकी हत्या पर रोक लगाई जाए, उनके वध पर रोक लगाई जाए। तो ये आर्टिकल 48 कहता है। काफ़ी विवादित रहा है, मद्य निषेध वाला काफ़ी विवादित रहा है, क्योंकि गुजरात, बिहार जैसे राज्यों ने लगाया है, मद्य निषेध के प्रावधान किए हैं। इसके अलावा गोवध या गो हत्या पर रोक लगाने का प्रावधान काफ़ी विवादों में रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने गोवध पर पूरी तरीके से रोक लगा रखा है। तो कभी कभी ये विवादों में आ जाता है। हालांकि विवादों में आना नहीं चाहिए, विवादों में इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि संविधान में ही ये प्रावधान किए गए हैं
नीति निर्देशक तत्वों में, इसलिए विवादों में आने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आ जाते हैं, क्या किया जाए। आर्टिकल 48A, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 48 कैपिटल ए क्या कहता है? आर्टिकल 48 कैपिटल ए यह पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, इन सब का संरक्षण होना चाहिए। इन सब का संरक्षण होना चाहिए। पर्यावरण का संरक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे जीवन के लिए पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। अब देखो, पर्यावरण संरक्षण आर्टिकल 21 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने मूलाधिकार भी घोषित किया है। उच्चतम न्यायालय ने इसे फंडामेंटल राइट भी घोषित किया है। और आर्टिकल 48A के अंतर्गत ये नीति निर्देशक तत्व भी है। और अगर मूल कर्तव्य आपको याद हो तो यह मूल कर्तव्य भी है। और मुझे यकीन है कि आपको मूल कर्तव्य याद बिल्कुल नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको याद नहीं होगा। और मैं इसको कह क्यों रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जो भी किताबें पढ़ते हो, NCERT की किताब पढ़ी होगी, कोई भी NCERT की किताब पढ़ोगे तो जब शुरुआत में NCERT की किताब ओपन करोगे तो प्रियम्बल और मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो शुरुआत में ही लिखे गए हैं। लेकिन आप कितने सीरियस एस्पिरेंट हो, आप इस बात का अंदाज़ा इसी से लगा लो कि जब आप NCERT पढ़ते हो तो आप उसे छोड़ देते हो। ऐसी पढ़ाई से सफलता नहीं मिलती। NCERT पढ़ने का मतलब है कि NCERT में जो कुछ लिखा गया है, काम की चीज़, सब पढ़ना है। लेकिन मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि आपने NCERT पढ़ते समय, अगर आपने पढ़ा है तो आपने NCERT पढ़ते समय इसे नहीं पढ़ा होगा, मूल कर्तव्य नहीं पढ़ा होगा, मूल कर्तव्य नहीं रटा होगा। जबकि वो आपके कर्तव्य हैं, वो आपकी ड्यूटीज़ हैं, आपके कर्तव्य हैं, किसी दूसरे के नहीं हैं। इसलिए आपको तो पता ही होना चाहिए राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति क्या ड्यूटीज़ आपको निभानी चाहिए। क्योंकि आप जब उन ड्यूटीज़ को निभाएंगे तो आप एक सभ्य नागरिक कहलाएंगे। जब आप उन ड्यूटीज़ को निभाएंगे तो आप एक सभ्य समाज को निर्मित करने में अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे। लेकिन एक समस्या है हमारे समाज में। समस्या ये है कि हम अपनी गलती नहीं देखते। हम हमेशा दूसरों की गलती खोजते रहते हैं कि अगला क्या कर रहा है, अगला क्या कर रहा है, अगले ने कौन सी गलती की। कहीं बाहर जाते हो तो उसकी गलती खोजते हो, क्लास में आते हो तो टीचर की गलती खोजते रहते हो। तो वो एक कमी होती है, मानव स्वभाव है। तो उस मानव स्वभाव में आप अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हो, अपना दायित्व भूल जाते हो। लेकिन सही अर्थों में अगर आप NCERT इतने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए NCERT पढ़ना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। तो अपनी जिम्मेदारी निभाओ, तभी सफलता पाओगे, वरना नहीं। आर्टिकल 49, आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 कहता है कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं ना, बहुत सारे ऐसे हमारे स्थल हैं, ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं, सांस्कृतिक महत्व के स्थल हैं। इन सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को या फिर ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाता है। तो जिन्हें राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है उन्हें नष्ट होने से बचाया जाए, उनका संरक्षण किया जाए, ये आर्टिकल 49 है। तो ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व के जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, राष्ट्रीय स्मारक हैं, राष्ट्रीय स्मारकों को नष्ट होने से बचाना
नष्ट होने से बचाना एवं उनका संरक्षण करना। ये जिम्मेदारी आर्टिकल 49 के अंतर्गत राज्य को दी गई है कि जो भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थल हैं, उन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के राष्ट्रीय स्मारकों को जिन्हें चिन्हित किया गया है, वो सारे जो राष्ट्रीय स्मारक के स्थल हैं वो समय समय पर घोषित किए गए हैं। एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाया गया है जो इनके संरक्षण का काम करता है, जो इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इनके प्रिजर्व करने का काम करता है, इनको नष्ट होने से बचाता है। तो ये राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी का पार्ट है कि राज्य ऐसा करे, और राज्य करता है। ये जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं, निभाई जा रही हैं। ये बात अलग है कि सब सरकारी नौकरशाही काम करती है, तो सरकारी तौर तरीका है काम करने का, लेकिन किया जाता है। आर्टिकल 50 कहता है लोक सेवाओं में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। लोक सेवाओं में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण पब्लिक सर्विसेज में। तो पब्लिक सर्विसेज में लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण का आशय क्या है? देखो, सरकार के स्तर पर तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है, वो हम लोगों ने काफ़ी पहले से पढ़ लिया कि विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है और न्यायपालिका अलग है। तो सरकार के स्तर पर तो ये अलगाव ऑलरेडी है ही, लेकिन सरकार के स्तर पर इस अलगाव के अतिरिक्त कार्यपालिका और विधायिका का ये जो अलगाव है वो पब्लिक सर्विसेज में है, लोक सेवाओं में है। तो लोक सेवाओं में होने का मतलब क्या है? लोक सेवाओं में होने का मतलब है कि जिला जज अलग होगा, जिला न्यायाधीश अलग होगा, जिला जज अलग होगा और जिलाधिकारी अलग होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलग होता है, डिस्ट्रिक्ट जज अलग होता है। ये दोनों अलग अलग होते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि पहले हमारे देश में नहीं होता था। अंग्रेज ही आए, अंग्रेज़ों ने ही ये सारी व्यवस्था बनाई। तो जब कॉर्नवालिस आया भारत, तो कॉर्नवालिस ने आकर के देखा कि भारत में एक ही व्यक्ति है जो पुलिस अधिकारी भी है, एक ही व्यक्ति है जो जिलाधिकारी भी है, एक ही व्यक्ति है जो न्यायाधीश भी है। यानी ज़िले में एक ही आदमी है, वही पुलिस का काम भी कर रहा है, वही जिलाधिकारी का काम भी कर रहा है, वही जिला न्यायाधीश का भी काम कर रहा है, सारे काम वही कर रहा है। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ है भाई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा कि एक ही आदमी सारा काम कर ले। ऐसा कैसे पॉसिबल है? व्यवहार में संभव तो है नहीं। तो उन्होंने पहली बार ये तय किया कि जो जिलाधिकारी का काम है वो अलग होगा और जो जिला न्यायाधीश है वो अलग होगा। न्याय करने का काम अलग होगा, प्रशासन चलाने का काम अलग होगा। क्योंकि जिलाधिकारी क्या करता है? जिले का प्रशासन चलाता है, जिले का प्रशासन चलाता है। और जिला न्यायाधीश क्या करता है? जिला न्यायाधीश न्याय देने का काम करता है। तो प्रशासन चलाने का काम और न्याय करने का काम अलग अलग कर दिया जाए। तो सबसे पहले ये विचार कॉर्नवालिस ने दिया। इसको कॉर्नवालिस कोड कहते हैं, कॉर्नवालिस संहिता कहते हैं। तो ये कॉर्नवालिस कोड पर आधारित है। इसी विचार को कॉर्नवालिस कोड कहा जाता है, इसी विचार को कॉर्नवालिस संहिता कहा जाता है। तो अब इस विचार को हमारे यहाँ दंड प्रक्रिया संहिता, हालांकि अब नाम बदल जाएगा अगर ये विधेयक पारित हो गए, 1973 में वर्णित है। इस प्रावधान को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में वर्णित कर दिया गया है। सीआरपीसी कहते हैं इसको।
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CRPC कहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये प्रावधान वर्णित कर दिया गया है कि जो दंड के लिए, न्याय करने के लिए जो अधिकारी होंगे वो अलग होंगे, उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं। वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, जिला न्यायाधीश होते हैं। और जो प्रशासन चलाने वाले जो अधिकारी होते हैं उनको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहते हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहते हैं। जैसे DM है, SDM है, ये सब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं। और बाकी जो न्याय करने वाले लोग हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं या फिर जिला न्यायाधीश हैं। और अंत में ये कहाँ से आ जाता है, आर्टिकल 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का प्रयत्न। यानी ये एक तरीके से विदेश नीति को मार्गदर्शन देता है, विदेश नीति का मार्गदर्शक सिद्धांत है। आर्टिकल 51 क्या कहता है? आर्टिकल 51 कहता है कि राज्य का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है राज्य का? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि करे, ऐसे कदम बढ़ाए, ऐसी नीतियां बनाए जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिले। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलने वाली व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य को ये कदम बढ़ाया जाना चाहिए। देखो, राज्य कदम बढ़ा रहा है। आज G20 का सम्मेलन हो रहा है और भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हर मंच से आवाज़ उठाता है। G20 हो या कोई भी मंच हो, जहाँ भी भारत भागीदारी करता है वो शांति की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, सभी की सुरक्षा की बात करता है, आतंकवाद के खतरे से सबको मुक्त करने की बात करता है हमेशा। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण एवं सम्मानजनक संबंध की स्थापना। सभी देशों के बीच न्यायपूर्ण संबंध होने चाहिए। सभी देशों के बीच सम्मानजनक संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। तो न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंधों की स्थापना का प्रयास होना चाहिए, B पॉइंट कहता है। C, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, संधियों का आदर और पालन करना चाहिए। तो भारत इस मामले में सभ्य राष्ट्र है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं जिस पर भारत हस्ताक्षर करता है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रावधान हैं, भारत उन सभी का पालन भी करता है, उन सब की रिस्पेक्ट भी करता है और उनका पालन भी करता है। अगली बात, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान। माध्यस्थम द्वारा करना, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट हम लोगों ने पढ़ा है। तो अंतर्राष्ट्रीय विवाद अगर कोई हैं, यानी दूसरे देश के साथ अगर हमारे कोई विवाद हैं, तो उन विवादों का समाधान हमें आर्बिट्रेशन के जरिए करना चाहिए।
आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, माध्यस्थम का मतलब क्या होता है। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है या माध्यस्थम का मतलब होता है कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से, जैसे भारत का दूसरे देश के साथ मान लो कोई विवाद है, तो दोनों पक्ष आपसी सहमति से एक मध्यस्थ अपॉइंट कर देंगे, किसी दूसरी संस्था को या किसी भी व्यक्ति को एक मध्यस्थ अपॉइंट कर देंगे, तो उसको आर्बिट्रेशन कहते हैं, मध्यस्थम कहते हैं। अब ये आर्बिट्रेशन दोनों पक्षों की बात को सुनेगा, तर्क के आधार पर समझेगा और निर्णय देगा। मध्यस्थम जो निर्णय सुनाता है, इसके निर्णय को अवार्ड कहते हैं, हिंदी में पंचाट कहते हैं, अवार्ड भी कहते हैं, हिंदी में भी अवार्ड कैसे कह सकते हो, ऐसे ही इसको अवार्ड कहते हैं, इसके निर्णय को अवार्ड कहते हैं या पंचाट कहते हैं। ये जो अवार्ड होता है या पंचाट होता है, ये दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। क्यों? क्योंकि दोनों पक्ष आपसी सहमति से ही इस बात के लिए तैयार हुए थे कि उनके लिए एक आर्बिट्रेशन बनाया जाए। तो आर्बिट्रेशन बनाने में दोनों पक्षों ने अपनी सहमति दी थी, इसलिए आर्बिट्रेशन का जो निर्णय होता है वो दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी हो जाता है, दोनों पक्षों को मानना पड़ता है। तो मात्र इतने से आर्टिकल हैं डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जो हम लोगों ने पढ़े आर्टिकल 36 से लेकर के 51, जिसमें आर्टिकल 36 और 37 ये केवल नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सिंपल से सामान्य से प्रावधान है, राज्य बताता है। 36, 37 उसका नेचर बताता है। बाकी आर्टिकल 38 से लेकर के 51 के बीच सारे के सारे डीपीएसपीज दी गई हैं। तो इन सारे डीपीएसपी को लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में कौन सा नीति निर्देशक तत्व कहा गया है, किस आर्टिकल में कौन से प्रावधान लिखे गए हैं। तो ये नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा है। अब इन नीति निर्देशक तत्वों को लेकर के कभी कभी क्लासिफिकेशन को लेकर के सवाल आ जाते हैं, वर्गीकरण को लेकर के प्रश्न आ जाते हैं। हालांकि संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। यहाँ वर्गीकरण का मतलब ये है कि जैसे हमने अभी आपको पढ़ते समय बताया कि ये विचार गांधी जी का विचार था जो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। तो ये पूछ लिया जाता है कि भाई नीति निर्देशक तत्वों में कौन से प्रावधान गांधीवादी लक्षण हैं। इस तरीके के प्रश्न प्री में भी आए हैं और मेन एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं कि समझाइए या स्पष्ट कीजिए कि नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी दर्शन दिखलाई पड़ता है या गांधीवादी विचारधारा दिखलाई पड़ती है, या फिर नीति निर्देशक तत्वों में उदारवादी बौद्धिक मान्यताओं के दर्शन होते हैं, समझाइए। या नीति निर्देशक तत्वों में समाजवादी लक्ष्य समाहित किए गए हैं, समाजवादी विचार समाहित किया गया है, समझाइए। तो इस तरीके के प्रश्न मेन एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं। तो अगर आता है इस तरीके से तो हम लोग इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं यहाँ पर। हालांकि ऐसा क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान लिखे गए हैं उन प्रावधानों के आधार पर हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कि क्या क्या प्रावधान किस किस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आएंगे। तो जैसे हम लोग कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों में यानी डीपीएसपी में, मैं शॉर्ट में ही अब लिख रहा हूँ, डीपीएसपी में यानी नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी दर्शन, गांधीवादी दर्शन या गांधीवादी विचार। तो अब देखो जितना हम लोगों ने पढ़ा उसमें देखो कहाँ कहाँ कौन कौन सी बातें थी जो गांधीवादी दर्शन को दर्शाती थी, गांधीवादी विचार को बताती थी। एक तो आर्टिकल 40 है जिसको हम लोगों ने पढ़ा, आर्टिकल 43A है जो हम लोगों ने पढ़ा, आर्टिकल 43B है जिसमें गांधीवादी विचार, 43A में कुटीर उद्योग है, 43B में सहकारी समितियों का विचार है, आर्टिकल 46 है कमज़ोर वर्गों का उत्थान है, पिछड़े वर्गों का, आर्टिकल 47 है, 47 में मद्य निषेध वाला प्रावधान, शराबबंदी, गांधी जी शराबबंदी चाहते थे, 48 कृषि और पशुपालन संगठन। ये इतने विचार हैं जो गांधीवादी दर्शन को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि ये गांधी जी के विचारों से जुड़े हुए हैं, ये गांधी जी के विचारों से मेल खाते हैं। तो ये विचार गांधी जी के
विचारों से मैच करते हैं। दूसरी बात, उदारवादी डीपीएसपी में उदारवादी बौद्धिक दर्शन, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो डीपीएसपी में उदारवादी बौद्धिक दर्शन की प्रतीक मानी जाती हैं? तो उदारवादी बौद्धिक दर्शन की प्रतीक कौन कौन सी चीज़ें हैं? उदारवादी बौद्धिक दर्शन का मतलब है कि बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से कही गई बातें हैं। ये बौद्धिक बात है, दिमागी बात है। जिसके पास दिमाग होगा उसी को समझ में आएगा, जिसके पास दिमाग नहीं होगा उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब है, लेकिन ये मतलब नहीं है, ये तो मैंने सामान्य रूप से कहा, लेकिन होता ऐसा ही है। ये तर्कयुक्त बातें हैं, ये बातें तर्कशील हैं। जिसके बाद भी तर्क बुद्धि होगी, जिसके पास भी तार्किक समझ होगी, वह ऐसे विचारों का समर्थन करेगा। तो ये तार्किक समझ वाली बात है, प्रगतिशील सोच वाली बात है। तो जिसके पास तार्किक दिमाग होगा, जिसके पास प्रगतिशील दिमाग होगा, वो ऐसे विचारों का समर्थन करेगा। जिसके पास तार्किक समझ नहीं होगी, जिसके पास प्रगतिशील समझ नहीं होगी, वह ऐसे विचारों का समर्थन नहीं करेगा। यह ऐसे विचारों का समर्थन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये उदारवादी बौद्धिक दर्शन है। ये उदारवादी बौद्धिक दर्शन है। तो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 43A है। 43A क्या है? पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, सहकारी प्रबंध, सहभागी प्रबंध, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। क्योंकि आप देखो, जब संगठन में अधिकारी काम करता है, मैनेजमेंट काम करता है, तो एक जो अभिजात्यवादी प्रवृत्तियां हैं, मानसिकता है या अहंकारी मानसिकता है, वो व्यक्ति को विरासत में मिलती हैं। हर व्यक्ति में एक अहंकार है, अहंकार की एक मात्रा है, हर व्यक्ति में है, कोई इसका एक्सेप्शन नहीं है। क्योंकि ये मानव स्वभाव है, मानव स्वभाव ने उसे अहंकार दिया है। अब निर्भर ये करता है कि अहंकार की डिग्री कितनी और कैसी है। ये डिपेंड करता है कि अहंकार की डिग्री और मात्रा कैसी है, अमाउंट कैसा है। सामान्यतः जो व्यक्ति समझदार है उसमें अहंकार का अमाउंट कंपैरेटिवली कम होता जाता है, जितनी समझदारी का स्तर बढ़ता जाता है। जिस व्यक्ति में समझदारी का स्तर कमज़ोर होता है उसमें अहंकार की मात्रा बढ़ती जाती है। पढ़ा लिखा बहुत हो सकता है, डिग्रीधारी बहुत हो सकता है, मैं समझदारी की बात कर रहा हूँ, मैं पढ़ने लिखने की बात नहीं कर रहा। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ने लिखने के बाद भी समझदारी नहीं आती, जो डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन ये नहीं है, दिमाग नहीं है, क्योंकि वो समझ वाला दिमाग नहीं है, वो इंटेलेक्ट लेवल नहीं है, इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है। हम बौद्धिक बात कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल की बात कर रहे हैं। दिमाग तो थोड़ा बहुत भगवान ने सबको दिया है, लेकिन इंटेलेक्ट सबको नहीं दिया है। कहा जाता है ना, कॉमन सेंस इज कॉमन बट रेयर। कॉमन सेंस बड़ा कॉमन होता है, बड़ी कॉमन सी चीज़ है, लेकिन बहुत रेयर सी चीज़ है। बहुत सारे लोगों के पास कॉमन सेंस नहीं होता बहुत सारे लोगों के पास। अब देखो, हमारे यहाँ G20 सम्मेलन हो रहा है और कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत की बखिया उधेड़ने में लगे हुए हैं इस समय, जबकि दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष, सारे बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में मौजूद हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस समय हमारे देश की धुर आलोचना कर रहे हैं, जमकर आलोचना करने में लगे हुए हैं। अब ऐसा कह दो तो लोग तुरंत राजनीतिक चश्मा पहन लेते हैं, उसको राजनीतिक चश्मे से देखने लगते हैं कि अच्छा, लगता है आप बीजेपी के समर्थक हैं। अरे, बीजेपी के समर्थक हो या ना हो, तुम खुद अपने दिमाग से सोचो कि देश में अगर इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा हो जहां पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठे हों, क्या अपने देश की बुराई करनी चाहिए? क्या अपने देश की बुराई करना अच्छी बात होगी? लेकिन ना, इतना इंटेलेक्ट कहाँ है लोगों के पास? इतना इंटेलेक्ट तो है ही नहीं है, इतनी समझ तो है ही नहीं। तो उदारवादी बौद्धिक दर्शन है ये जिसके पास इंटेलेक्ट होगा उसी को समझ में आएगा। जिसके पास इंटेलेक्ट नहीं होगा, खाली दिमाग होगा, वो नहीं समझ पाएगा। खाली दिमाग वाले नहीं समझ पाएंगे,
इंटेलेक्ट वाले समझेंगे। बात सिर्फ इतनी सी है। इसका एग्जाम्पल देने के लिए मैंने अभी करंट का एग्जाम्पल ले लिया कि अगर किसी को भारत की आलोचना करने से रोक दो तो ऐसा लगता है कि भारत की जिम्मेदारी केवल एक पार्टी ने ले रखी है, बाकी सारी पार्टियों की जिम्मेदारी केवल भारत की आलोचना करना है। तो अगर आपने भारत का समर्थन कर दिया, अगर आपने भारत के पक्ष की बात कर दी, तो तुरंत बच्चे करते हैं कमेंट, मेरे ऊपर भी करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा देश की बात करता हूँ, मैं हमेशा देश हित की बात करता हूँ, और मेरी निगाह में जो देश हित की बात नहीं करता वो मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है, क्योंकि वो देश का शत्रु है। तो इसलिए मैं हमेशा देश हित की बात करता हूँ, मैं हमेशा भारत के हित की बात करता हूँ। लेकिन जब भी मैं भारत के हित की बात करता हूँ तो मुझे कमेंट मिलते हैं, बच्चे कहते हैं लगता है सर बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी की विचारधारा वाले हैं। अब उनसे ज़रा पूछो कि भाई तुम किस विचारधारा वाले हो, तुम देशद्रोही हो क्या? अगर भारत की बात करना किसी एक दल का समर्थन है तो क्या बाकी सारे दल वाले देशद्रोही हैं? ये कौन सी बात है? लेकिन बस वही बात है कि दिमाग है सबके पास, इंटेलेक्ट नहीं है, इंटेलेक्ट नहीं है। मैं इंटेलेक्चुअल लेवल की बात कर रहा हूँ, तो वो बहुत रेयर है, वो बहुत रेयर है, वो बहुत कम है। तो दिमाग होना इस बात का परिचायक नहीं है कि आप बौद्धिक हैं, क्योंकि दिमाग तो भगवान ने सबको दे रखा, थोड़ा बहुत तो जानवरों को भी दे रखा है, थोड़ा बहुत दिमाग तो जानवरों के पास भी है। बात इंटेलेक्चुअल लेवल की है कि इंटेलेक्ट किसके पास है। तो ये उदारवादी बौद्धिक दर्शन है। अब उदारवादी बौद्धिक दर्शन है तो सहकारी प्रबंध, सहभागी प्रबंध लिखा है संविधान में, लेकिन हमारे देश के मैनेजर, हमारे देश की कंपनियों के मैनेजर कभी फॉलो नहीं करते, नेवर, कभी फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक स्वाभाविक अहंकार उन्हें विरासत में मिला है, जन्मजात मिला है। अब जब स्वाभाविक अहंकार उन्हें जन्मजात मिला है तो कैसे वो श्रमिकों के साथ भागीदारी निभाएंगे, कैसे वो श्रमिकों के साथ हिस्सेदारी निभाएंगे, कैसे वो श्रमिकों के साथ मिल करके बैठ करके खाना खाएंगे, कैसे वो श्रमिकों को अपने निर्णय में हिस्सेदार बना लेंगे? नहीं बनाते, नहीं बनाते। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लेकिन इसका पालन बेहद कमज़ोर है, इसका पालन बेहद खराब है। आर्टिकल 43A का पालन बेहद खराब है। आर्टिकल 44, इसका तो पालन खराब है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो ये तो है ही नहीं। हमारे यहाँ पढ़ेंगे भी, चर्चा करेंगे हम लोग। आर्टिकल 48A है, आर्टिकल 48A है, यह है पर्यावरण संरक्षण। बात सब करते हैं, करता कोई नहीं, कुछ ही लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं करते। तो पर्यावरण संरक्षण आर्टिकल 40A। आर्टिकल 50 हाँ लागू किया गया है। आर्टिकल 51, ये सब प्रोग्रेसिव थॉट हैं, ये सब प्रोग्रेसिव थॉट हैं हमारे। तो उदारवादी बौद्धिक दर्शन हो गए। इसमें आर्टिकल 39A भी आप चाहो तो जोड़ सकते हो, जो समान न्याय की बात कही गई है, इसमें समान न्याय की बात कही गई है। इसके बाद DPSP में समाजवादी सिद्धांत, DPSC में समाजवादी सिद्धांत। अब समाजवादी सिद्धांत क्या होता है? देखो, हमने पढ़ा था समाजवादी का मतलब होता है कि ऐसी व्यवस्था जहां सब कुछ राज्य के नियंत्रण में होता है। तो ऐसी व्यवस्था जहां सब कुछ राज्य के नियंत्रण में होता है, सारे उत्पादन की इकाइयां, पूरे संसाधन, पूरी आर्थिक व्यवस्था, सब कुछ राज्य के नियंत्रण में काम करती है। तो अब इसका जो लक्ष्य होता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और समता। तो सबको समान नज़र से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि
अगर अलग अलग नज़रिए से सबको देखा जाएगा तो समानता की बात नहीं होगी। समानता की बात नहीं होगी तो समाज में सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होगा। पूंजीवाद में क्या होता है? पूंजीवाद में जिसके पास ज़्यादा संपत्ति, कुछ लोगों के पास ज़्यादा संपत्ति होती है, कुछ लोगों के पास कम संपत्ति होती है, तो अंतर हो जाता है समाज में ही, लोगों के स्टेटस में और इन सारी चीज़ों में। समाजवादी में सारी संपत्ति राज्य की होती है, लोगों की संपत्ति होती ही नहीं है, प्राइवेट संपत्ति नहीं होती। समाजवादी सिद्धांत में प्राइवेट संपत्ति नहीं होती, सारी संपत्ति राज्य की हो जाती है। तो अब इसमें यहाँ भेदभाव खत्म हो जाता है, जो संपत्ति के आधार पर भेदभाव का प्रचलन रहता है। तो ऐसी दशा में सब बराबर स्टेज में आ जाते हैं। तो इसको कहते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना हो जाती है यहाँ पर। तो ऐसे जितने भी सिद्धांत हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं वे सब समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे देखो आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 41, आर्टिकल 43, 42 भी शामिल कर लो, 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 45, आर्टिकल 46, 47 सभी के लिए पोषाहार। तो इतने आर्टिकल ये समाजवादी सिद्धांत के आर्टिकल हैं, समाजवादी लक्ष्य के आर्टिकल हैं। समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी लक्ष्य का मतलब ये है कि समाज के हर उस वर्ग का समर्थन करते हैं जो समाज का कमज़ोर वर्ग है, जो किसी न किसी प्रकार के लाभों से वंचित है, जो किसी न किसी समस्याओं से ग्रसित है, ऐसे उस हर वर्ग का समर्थन करते हैं। और उन सभी सिद्धांतों को हम लोग समाजवादी सिद्धांत के रूप में जानते हैं। तो ऐसा वर्गीकरण जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार या जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे गांधीवादी दर्शन पर तो अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं, पहले पूछे जा चुके हैं, तो इस आधार पर हम लोग ये वर्गीकरण यहाँ पर कर लेते हैं नीति निर्देशक तत्व और नीति निर्देशक तत्व के वर्गीकरण में। बाकी नीति निर्देशक तत्वों का महत्व हम लोग कल लिख चुके हैं। अब नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार में संबंध की हम लोग चर्चा करेंगे। 2-3 इश्यूज़ हैं जो यहाँ पर अभी मेन एग्जामिनेशन के नज़रिए से हम लोगों को पढ़ना है। एक तो नीति निर्देशक तत्व और मूलाधिकारों में विवाद की बात है या संबंध की बात है, और दूसरा हमें पढ़ना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता के बारे में पढ़नी है। तो 2 चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व के मध्य संबंध। जो शुरुआती दृष्टिकोण रहा मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को लेकर के, वो मूलाधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता देने को लेकर रहा। इसलिए मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में यदाकदा विवाद उत्पन्न होते रहे। लेकिन ये शुरुआती दृष्टिकोण था। बाद में चल कर के 70 के दशक में सरकार का यह दृष्टिकोण बदला और न्यायालय ने भी इस दृष्टिकोण के परिवर्तन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। नतीजा ये हुआ कि अब मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के मध्य अब विवाद नहीं माने जाते। ये माना जाता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भारतीय संविधान में दोनों के बीच एक संतुलन की स्थापना की गई है। इसीलिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने दोनों को संविधान की आत्मा कह करके संबोधित किया है। तो इसलिए अब दोनों के बीच संबंधों में विवाद नहीं रहता। लेकिन फ़िलहाल दोनों के बीच संबंधों में विवाद रहा है। कैसे विवाद उत्पन्न हुआ है
हम लोग उस बात की चर्चा करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन लिखो, 2-3 पंक्तियां लिखो। मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों के मध्य, मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों के मध्य प्रारंभ में, मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों के मध्य प्रारंभ में विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। प्रारंभ में विवाद उत्पन्न होते रहे हैं, किंतु बाद के वर्षों में यह स्वीकार किया गया, कि ये विवाद निरर्थक हैं, दोनों को एक दूसरे पर श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न निरर्थक है। दोनों को एक दूसरे पर श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न निरर्थक है, क्योंकि दोनों ही अच्छे शासन की स्थापना के लिए आवश्यक हैं। दोनों ही अच्छी सरकार या अच्छे शासन की स्थापना के लिए आवश्यक हैं। मूल अधिकार व्यक्तियों के अधिकारों का वर्णन करता है, और दूसरी ओर सरकार के ऊपर निर्बंधन आरोपित करता है, सीमाएं आरोपित करता है, और दूसरी ओर सरकार के ऊपर निर्बंधन या सीमाएं आरोपित करता है। सरकार के ऊपर निर्बंधन या सीमाएं आरोपित करता है। जबकि नीति निदेशक तत्व सरकारों के लिए या राज्य के लिए कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं। नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए, सरकारों के लिए कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने दोनों को संयुक्त रूप से
ग्रेनविल ऑस्टिन ने दोनों को संयुक्त रूप से संविधान की आत्मा के रूप में संबोधित किया है। दोनों को संयुक्त रूप से संविधान की आत्मा के रूप में संबोधित किया है। तो ये हो गया एक छोटा सा पैरा। लिखो दोनों के विवाद को निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं। तो जो दोनों के मध्य विवाद है, क्या था विवाद? श्रेष्ठता का ही विवाद था। पहला केस था, सबसे पहले आया मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन का केस था, 1951 का केस था। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता दी जाएगी। आगे चल करके गोलकनाथ का केस आया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसको पढ़ेंगे आगे, जब अभी संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो बताएंगे क्या था केस। अभी बस इतना लिख लो। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नीति निदेशक तत्व को लागू करने के लिए, डीपीएसपी को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। डीपीएसपी को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब यह है कि मूल अधिकार असंशोधनीय हैं, यानी संसद मूलाधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि संसद मूलाधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, संसद का मूलाधिकारों में संशोधन का अधिकार छिन गया इस मामले में। तो इस तरीके से मूलाधिकारों को ही वरीयता लगातार दी जा रही है कि मूल अधिकार ही वरीय हैं। अगर कोई भी नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए कोई कानून बनाना है तो मूलाधिकार का उल्लंघन नहीं हो सकता। अब समस्या ये थी कि संपत्ति का अधिकार मूलाधिकार था। अब आप सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए कोई भी कानून बनाओगे तो संपत्ति के अधिकार की अवहेलना कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगी, तो तुरंत मुकदमा पहुंच जाता था। तो बहुत सारे नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने में भी समस्या आ जाती थी, चैलेंज आ जाता था। तो संसद ने क्या किया, संसद ने इसको चेंज करने का निर्णय लिया, इस गोलकनाथ के फैसले को। क्योंकि अभी तक तो ये था कि भाई वरीयता दी जाने वाली बात थी, लेकिन गोलकनाथ के मामले में, ये 1967 का मामला है, गोलकनाथ के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन ही नहीं करेगी। तो संसद ने क्या किया, फिर संसद ने इसको चेंज करने के लिए एक तो 24वां संविधान संशोधन किया गया, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन विधि नहीं है। तो एक तो ये प्रावधान कर दिया गया, लेकिन उसको जाने दो यहाँ पर लिखने के लिए। जो हमारे लिए यहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है 25वां संविधान संशोधन 1971। संसद ने 25वां संविधान संशोधन किया 1971 में,
और इसके माध्यम से आर्टिकल 31C जोड़ दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसमें 2 प्रावधान जोड़ दिए। पहला प्रावधान इसमें शामिल किया कि आर्टिकल 39B और 39C को लागू करने के लिए बनाई गई विधि को आर्टिकल 14, 19, 31 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। पहला प्रावधान। दूसरा प्रावधान ये कर दिया गया कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए बनाई गई विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो चूंकि न्यायालय ने अपने निर्णयों में, इसका मतलब क्या हुआ इन सारी बातों का, यानी हमने चंपकम दोराईराजन का केस लिख दिया ये बताने के लिए कि शुरुआत यहाँ से हो गई, क्योंकि चंपकम दोराईराजन रिजर्वेशन का केस था। तो चंपकम दोराईराजन के मामले से ही सुप्रीम कोर्ट ने ये नज़रिया अपना लिया कि वो मूलाधिकारों को ही ज़्यादा महत्व देगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ही नज़रिया था कि वह मूलाधिकारों को ज़्यादा महत्व देगा, डीपीएसपी को महत्व नहीं देगा। अगर यह बात आती है कि किसी मूलाधिकार को महत्व दिया जाए या डीपीएसपी को महत्व दिया जाए, तो महत्व मूलाधिकार को दिया जाएगा, डीपीएसपी को नहीं दिया जाएगा। ये बात अपना ली। इसी बात को फिर आगे चलकर गोलकनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई अगर डीपीएसपी को लागू करना है और इसके लिए किसी मूलाधिकार में संशोधन की ज़रूरत पड़ती है तो संशोधन नहीं हो सकता, फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं होगा। संसद फंडामेंटल राइट को संशोधित नहीं कर सकती। संसद को फंडामेंटल राइट में संशोधन के अधिकार से ही छीन लिया गया, वंचित कर दिया गया कि संसद को मूलाधिकारों में संशोधन का अधिकार नहीं है। और यहाँ तक कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए भी मूलाधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता, तो मूलाधिकारों में संशोधन का अधिकार ही समाप्त कर दिया गया। अब इसका नुकसान ये हुआ कि संसद के पास बहुत सारी कल्याणकारी कार्यक्रमों को चलाने के लिए कानून बनाने का अधिकार सीमित हो गया, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मूलाधिकार हुआ करता था, संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हुआ करती थी। और जब हम सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए कानून बनाएंगे तो इसको कहीं ना कहीं तो इसको सीमित करना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ सीमाएं तो आरोपित करनी ही पड़ेंगी। तो अंत में संसद ने 25वां संविधान संशोधन किया और 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 31C जोड़ दिया। ये हम लोगों ने पढ़ा है, अपवाद में पढ़ा है कि आर्टिकल 39B और 39C जो नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल हैं, जो आर्थिक न्याय की बात करते हैं, इनको लागू करने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उनको आर्टिकल 14, 19 और 31 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। तो एक तो संसद ने ये अधिकार अपने हाथ में कर लिया। दूसरा, संसद ने ये भी कह दिया कि अगर डीपीएसपी को लेकर के कोई भी कानून बनाएंगे, हम डीपीएसपी को लेकर कोई भी कानून बनाएंगे तो न्यायालय में उसके खिलाफ मुकदमा नहीं जाएगा। अब संसद ने ये संविधान संशोधन करके गोलकनाथ के फैसले को रद्द कर दिया। एक 24वां संशोधन भी था, वो हमारे लिए यहाँ रेलेवेंट नहीं था तो वो हम लोगों ने नहीं लिखा, लेकिन हम लोग जानते हैं। तो एक 24वां संशोधन भी था और ये 25वां था। इन दोनों को मिला करके संयुक्त प्रभाव ये हुआ कि संसद ने
अब मूलाधिकारों में संशोधन करने की शक्ति अपने हाथ में हासिल कर ली। अब उच्चतम न्यायालय को नीति निर्देशक तत्वों के लिए अगर कोई कानून बनाया गया है तो ऐसे कानून को जांचने से भी रोक दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानूनों को जांच भी नहीं सकता। लेकिन अब ये तो एक और समस्या खड़ी करता है, क्योंकि ये संसद को मनमाने कानून बनाने का अधिकार दे देता है। तो इस बात को फिर चैलेंज किया गया और केशवानंद भारती, तीसरा पॉइंट था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में क्या है ये मुकदमा, बताएंगे आगे आपको, अब कल परसों बताएंगे आपको विस्तार से। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में इस संविधान संशोधन को चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने उपर्युक्त अनुच्छेद, जो अभी लिखा हम लोगों ने, उपर्युक्त अनुच्छेद के खंड 2 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया। क्या था, देखो ये वाला खंड 2 जो ये कहता है, खंड 1 को मान दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, इसीलिए वो आज प्रचलन में है, इसीलिए हम लोगों ने जब अपवाद पढ़े थे तो अपवाद में हमने आपको लिखाया है, पढ़ाया है। लेकिन जो दूसरा वाला खंड था कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है तो न्यायालय में उसे चुनौती दी ही नहीं जा सकती, ये वाला जो खंड था सुप्रीम कोर्ट ने इस उपर्युक्त अनुच्छेद के खंड 2 को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया। और न्यायालय ने कहा, इसमें न्यायालय ने कहा कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों पूरक हैं। अभी लिखाया है मैंने आपको, अभी लिखाया है ऊपर कि केशवानंद के मामले में ये जजमेंट दिया। तो न्यायालय ने कहा भाई लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, लड़ाई ख़त्म करते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए विवाद ख़त्म। तो ये विवाद यहीं ख़त्म कर देने की बात की गई। लेकिन ये विवाद यहीं ख़त्म नहीं हुआ, विवाद आगे बढ़ा। 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, और इस 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से उपर्युक्त निर्णय को समाप्त कर दिया गया। संसद ने 42वां संविधान संशोधन किया और संसद ने 42वां संविधान संशोधन करके केशवानंद के जजमेंट को रद्द कर दिया। केशवानंद के मामले में जो जजमेंट आया था, केशवानंद के मामले में जो निर्णय आया था, संसद ने केशवानंद के मामले के जजमेंट को ही रद्द कर दिया, उपर्युक्त निर्णय को ही समाप्त कर दिया। आर्टिकल 368 में कुछ अनुच्छेद, कुछ खंड जोड़े और आर्टिकल 368 में खंड जोड़ करके संसद ने ये प्रावधान कर दिया कि अगर संसद कोई भी संशोधन कर देती है, संसद कोई भी संशोधन कर देती है तो न्यायालय में उसको किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। वो लिखाएंगे, आगे लिखाएंगे, अभी इतना समझो। फिर जब उपर्युक्त निर्णय को समाप्त कर दिया, केशवानंद के फैसले को रद्द कर दिया, तो इस संशोधन को मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) के मामले में बयालीसवें संशोधन के उपर्युक्त खंड को
रद्द कर दिया गया। रद्द ही कर रहे हैं एक दूसरे को। तो संसद और न्यायपालिका का झगड़ा चल रहा है। न्यायालय ने निर्णय दिया, संसद ने 42वां संशोधन किया, इसको रद्द कर दिया। संसद ने जो 42वां संशोधन किया उसको मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, इसको चर्चा करेंगे आगे। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में 1980 में चुनौती दी गई और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस 42वें संविधान संशोधन के निर्णय को रद्द कर दिया। 42वें संविधान संशोधन के निर्णय को रद्द कर दिया और निर्णय को रद्द करते हुए कहा, यानी इस खंड को, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन बहुत बड़ा है, हम लोग उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो बहुत बड़ा संशोधन है। तो उस संशोधन के उस फैसले को रद्द कर दिया, उस हिस्से को रद्द कर दिया जो केशवानंद के निर्णय को रद्द करता था, बाकी को बने रहने दिया। और रद्द करते हुए अब जो निर्णय मिनर्वा मिल्स ने दिया वो इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको लिखाता हूँ। मिनर्वा मिल्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई अनावश्यक झगड़ा किए जा रहे हो, दो के दोनों लोग, न्यायपालिका और संसद मिलकर अनावश्यक झगड़ा कर रहे हो। बेसिकली दोनों के बीच झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा संविधान, दोनों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, मूलाधिकार भी जरूरी है, नीति निर्देशक तत्व भी जरूरी है। हमारा संविधान दोनों के बीच एक संतुलन की स्थापना करता है, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच एक संतुलन की स्थापना करता है और ये संतुलन संविधान की आधारशिला है। इसलिए जब भी न्यायालय को दृष्टिकोण अपनाना होगा, जब भी संसद को दृष्टिकोण अपनाना होगा, तो यह मान के चलना होगा कि जो संतुलन दोनों के बीच स्थापित किया गया है उसी संतुलन के ही आधार पर कार्य किया जाए, उसी संतुलन को ही आगे बढ़ाया जाए। तो ये प्रावधान हमें, यानी इसके बाद जब मिनर्वा मिल्स का जजमेंट आया तो मिनर्वा मिल्स के जजमेंट के बाद फिर जो झगड़ा था उच्चतम न्यायालय और संसद का, वो झगड़ा ख़त्म हो गया। तो लिखो मिनर्वा मिल्स का जजमेंट लिखो यहीं पर, अब मैं बोल के लिखा देता हूँ। इस मामले में निर्णय के पश्चात, इस मामले में निर्णय के पश्चात मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य, इस मामले में निर्णय के पश्चात मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद का अंत हो गया। विवाद का अंत हो गया। विवाद का अंत हो गया। इस मामले में न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि, न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि, इस मामले में न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों को समाप्त करना आवश्यक नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों को समाप्त करना आवश्यक नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वास्तव में नीति निर्देशक तत्व वे लक्ष्य हैं। वास्तव में नीति निर्देशक तत्व वे लक्ष्य हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है। नीति निर्देशक तत्व वे लक्ष्य हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है और मूल अधिकार वे साधन हैं। मूल अधिकार वे साधन हैं जिनके माध्यम से उन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए, उन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए
संविधान के भाग 3 और भाग 4 के मध्य, संविधान के भाग 3 और भाग 4 के मध्य एक संतुलन की स्थापना की गई है। संविधान के भाग 3 एवं भाग 4 के मध्य एक संतुलन की स्थापना की गई है और यह संतुलन संविधान की आधारशिला है और यह संतुलन संविधान की आधारशिला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता, पूरे संविधान का सबसे विवादित प्रावधान। दो प्रावधान सबसे विवादित थे। एक आर्टिकल 370 सबसे विवादित था, समाप्त हो गया और हालांकि न्यायालय में मुकदमा आ गया, न्यायालय ने सुनवाई की है, निर्णय आना शेष है। हालांकि निर्णय अच्छा ही आएगा। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल प्रावधान रहा वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है और दोनों का ही मूल कारण राजनीतिक है, दोनों का ही। बाकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी कि ये मामले विवादों में आते। तो क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? देखो, यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान, यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा, सभी के लिए एक जैसा हो, एक जैसा हो सभी के लिए। सिविल का मतलब है असैनिक या नागरिकों के लिए, असैनिकों के लिए यानी नागरिकों के लिए। संहिता का मतलब है नियमों का समूह, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। तो इस तरीके से अब इसका निष्कर्ष निकाल लो। इसका मतलब ये हुआ कि नागरिकों के लिए नियमों का समूह एक जैसा होना चाहिए। इसका सीधा मतलब यह है कि सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होने चाहिए। सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हमने बताया उदारवादी बौद्धिक प्रावधान है। इसको हमने क्लासिफाई किया था तो किसमें लिखा था? क्लासिफिकेशन करके हमने लिखा था उदारवादी बौद्धिक प्रावधान में। इसलिए हमने कहा कम लोगों को समझ में आती है बात। तो उदारवादी बौद्धिक प्रावधान है, क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा बहुत कम होता है लोगों के पास, बौद्धिक। तो उदारवादी बौद्धिक प्रावधान है ये। तो उदारवादी बौद्धिक प्रावधान है तो जिसके पास बुद्धि होगी उसी को समझ में आएगा, जिसके पास बुद्धि नहीं होगी उसको समझ में नहीं आएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किया गया एक प्रगतिशील विचार के अंतर्गत, एक उदारवादी विचार के अंतर्गत, एक तर्कशील विचार के अंतर्गत, एक बौद्धिक विचार के अंतर्गत, कि देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए सार्वजनिक आचरण के नियम। सार्वजनिक आचरण का मतलब है समाज में ऐसा आचरण जिसका एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, समाज पर प्रभाव पड़ता है। तो समाज को प्रभावित करने वाले आचरण के नियम सभी के लिए एक जैसे होने चाहिए, सभी के लिए एक जैसे होने चाहिए। बात बहुत सरल सी है, बात बहुत सिंपल सी है। लेकिन अब इसमें विवाद की बात कहाँ से आ गई? विवाद की बात इसलिए आ गई क्योंकि हमारे यहाँ जो तमाम सार्वजनिक आचरण के नियम हैं, कुछ ऐसे सार्वजनिक आचरण के नियम हैं जो तथाकथित धर्म के आधार पर बनाई गई विधियों के आधार पर लागू किए गए हैं। क्योंकि धर्म और पंथ की व्याख्या तो बिल्कुल अलग है, इसलिए मैंने कह दिया कि तथाकथित। तो अलग अलग कानूनों के आधार पर बनाए गए, जैसे विवाह करने का अधिकार। तो अब हिंदू धर्म है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, उसमें एक विवाह की अनुमति है। लेकिन इस्लाम धर्म में, हालांकि उनके धर्म में कहीं ये बात लिखी नहीं गई है, क्योंकि अगर धर्म में ये बात लिखी गई होती तो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसा देश जो धर्म के आधार पर अपना शासन चलाते हैं, उनके यहाँ भी 4 विवाह की मान्यता होती, उनके यहाँ भी बहुविवाह की मान्यता होती, जो अपने आप को धर्मतांत्रिक घोषित करते हैं। लेकिन जिन देशों ने अपने आप को धर्मतांत्रिक घोषित कर रखा है, थियोक्रेटिक घोषित कर रखा है कि हम इस्लाम धर्म के आधार पर अपनी सरकार बनाते और चलाते हैं, उनके यहाँ भी बहुविवाह प्रतिबंधित है।
उनके यहाँ भी बहुविवाह अवैध है, इल्लीगल है। इसका सीधा मतलब है कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो धर्म के आधार पर चलने वाले देश हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ गलत व्याख्याएं की गई हैं धर्म की, और गलत व्याख्या करके बहुविवाह की प्रथा को बनाए रखा गया है। तो ये एक मतभेद वाली बात है। इसी तरीके से तलाक की बात है कि तलाक देने के आधार क्या होने चाहिए। अगर कोई पुरुष किसी महिला को तलाक देता है तो कोई ग्राउंड तो होना चाहिए, रेशनैलिटी तो होनी चाहिए, तार्किकता तो होनी चाहिए। तो हिंदू धर्म में अगर तलाक देना है तो अधिनियम में आधार लिखे गए हैं, ग्राउंड लिखे गए हैं। अगर उन आधारों में से कोई भी एक ग्राउंड सेटिस्फाई होता है तभी तलाक दे सकते हो, वरना नहीं दे सकते। लेकिन इस्लाम धर्म में तलाक देने का कोई ग्राउंड नहीं है, बस तलाक दिया जा सकता है। पहले तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था कि अचानक नींद से उठे और 3 बार तलाक 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 बोल दिया तो तलाक हो गया। चाय में चीनी कम हो गई, तलाक तलाक तलाक। सब्जी में नमक कम हो गया, तलाक तलाक तलाक। तो इस प्रकार के प्रैक्टिसेस व्यवहार में दिखलाई पड़ते थे, बड़े अजीबोगरीब से, मनमाने तरीके से। फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने सारा बानो बनाम भारत संघ के मामले में इसको शून्य और असंवैधानिक घोषित कर दिया है। अब इसे अपराध भी बना दिया गया है, इसके लिए दंड का प्रावधान भी कर दिया गया है। लेकिन अभी भी तलाक की व्यवस्था है, 3 तलाक की ही व्यवस्था है, ये बात अलग है। तो तलाक के विद्दत शून्य हो गया, लेकिन अभी भी 3 तलाक का सिस्टम है, लेकिन वो एक महीने के अंतर पर है। चलो ठीक है, कम से कम 1 महीने के अंतर पर, एक महीने के अंतर पर कोई बोलेगा तो 1 महीने के बीच सोच समझ लेगा कि हाँ बोलना आगे ठीक है या बोलना आगे ठीक नहीं है, तो ये फिर भी ठीक है। बस गड़बड़ी ये है कि कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है, कोई आधार मेंशन नहीं है। लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि इस तरीके से तलाक के नाम पर विवाह विच्छेद करने के बजाय इसको न्यायिक सीमाओं में लाया जाए, इसको न्यायिक दायरे में लाया जाए कि न्यायालय निर्णय देगा कि तलाक होगा या नहीं होगा। व्यक्ति निर्णय नहीं लेगा कि तलाक होगा या नहीं होगा, क्योंकि यह मनमाना कार्य है, यह मनमानापन है। और हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है। विधि का शासन मनमानेपन से सबको मुक्ति दिलाता है। पढ़ा हम लोगों ने रूल ऑफ लॉ। तो जो ट्रिपल तलाक का प्रावधान है अभी भी वो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, वो विधि के शासन के अगेंस्ट है, क्योंकि व्यक्ति तलाक देता है, किसी न्यायिक प्रक्रिया से तलाक नहीं दिया जाता। दूसरी बात, तलाक के कोई आधार नहीं है, कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है, इसलिए ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। तो इसको भी खत्म किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये विधि के शासन के विपरीत माना जाता है। इसको न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में लाना चाहिए, जैसे अन्य सभी धर्मों में है कि अगर उनको तलाक चाहिए तो उनको न्यायालय में मुकदमा दायर करना पड़ेगा। न्यायालय निर्णय करेगा कि तलाक मिलेगा या नहीं मिलेगा, व्यक्ति निर्णय नहीं करेगा। ये रूल ऑफ लॉ है। तो ऐसी व्यवस्था यहां भी लागू करने की आवश्यकता है। इसी तरीके से जो महिलाएं हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड में अलग अलग व्यवहार है, इसलिए मैं बता रहा हूं क्यों आवश्यक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता क्यों है। अगर हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, इन सब धर्मों में या इसी प्रकार से अगर कोई पुरुष किसी महिला को त्याग देता है तो वह महिला का गुजारा भत्ता देता है, भरण पोषण देता है। क्योंकि अगर महिला खुद कमाती है तब तो कोई बात नहीं, गुजारा भत्ता नहीं दिया जाता, भरण पोषण नहीं दिया जाता, मेंटेनेंस नहीं दिया जाता। लेकिन अगर महिला के पास आय के साधन नहीं है तो सीआरपीसी का सेक्शन, दंड प्रक्रिया संहिता का सेक्शन 125 से 128 ये मेंटेनेंस के बारे में बताता है, और ये कहता है कि ऐसे तलाकशुदा महिला को पुरुष गुजारा भत्ता देगा, यानी एक मिनिमम अमाउंट देगा जिससे उससे घर का खर्च चल सके। लेकिन यह कानून इस्लाम धर्म पर अप्लाई नहीं होता, हालांकि न्यायालय मानता है कि अप्लाई होगा। शाहबानो के मामले में हम अभी बताएंगे, शाहबानो का केस, शाहबानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, शाहबानो को उनके पति ने तलाक दे दिया, वकील थे, वकील ने ही तलाक दे दिया अपनी पत्नी को, और अधेड़ उम्र में सारे बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया। शाहबानो अनपढ़, कैसे काम चलेगा, घर का खर्च कैसे चलेगा। मुकदमा किया गया भाई कि पैसा चाहिए हमको, गुजारा भत्ते के लिए हमको पैसा चाहिए, हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा। सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची, निचली सारी अदालतों ने कहा कि वकील साहब गुजारा भत्ता देना पड़ेगा शाहबानो को। लेकिन वकील साहब भी गजब के जड़ीले टाइप के आदमी थे, मोहम्मद अहमद खान गजब के जड़ीले टाइप के आदमी थे, वो पीछे पड़े थे कि हम तो गुजारा भत्ता नहीं देंगे। न्यायालय ने कहा कि भाई अनपढ़ महिला हैं, आपने सारे बच्चों के साथ इस बुढ़ापे की उम्र में उनको घर से बाहर निकाल दिया, कहाँ वो भरण पोषण करेंगे। वकील साहब ने कहा इनकी मर्जी, चाहे जहाँ जाए, हमारा धर्म हमको गुजारा भत्ता देने की इजाजत नहीं देता, जब हमारा धर्म नहीं देता तो हम नहीं देंगे। न्यायालय ने उनकी बात नहीं मानी और न्यायालय ने कहा नहीं, गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। निचली अदालत ने कहा, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट चले आए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई वकील साहब गुजारा भत्ता तो देना पड़ेगा। लेकिन वकील साहब भी बड़े जड़ीले आदमी, वो गुजारा भत्ता देने के लिए तैयार ही नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया कि जो कानून की धाराएं हैं वो पंथ निरपेक्ष धाराएं हैं, किसी धर्म से जुड़ी, महिला किसी धर्म की महिला नहीं होती, महिला महिला है, इंसान है, इसलिए उसको 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी, आप किसी भी धर्म के हो, इससे क्या मतलब है, तो आप दो गुजारा भत्ता। जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो इस देश की राजनीति का दुष्चक्र देखिए कि संसद को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम वोट बैंक की रोटी सेकने में चूक जाएं। 1986 की बात है, इसलिए फटाफट एक संविधान संशोधन, फटाफट एक कानून बनाया गया। उस कानून का नाम रखा गया महिलाओं के तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। कानून का नाम था महिलाओं के तलाक पर अधिकारों का संरक्षण, और सही अर्थों में महिलाओं के अधिकार छीन लिए गए। ये कानून था महिलाओं के अधिकार छीनने का, और नाम लिखा महिलाओं के तलाक पर अधिकारों का संरक्षण। गजब मजाक था ये कानून,
है भी मजाक ये कानून, क्योंकि ये कानून मौजूद है। और इस कानून के माध्यम से संसद ने उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले को रद्द कर दिया जो शाहबानो के केस में आया था, और इस्लाम धर्म की महिलाओं को तलाक पाने के बाद पति से गुजारा भत्ता पाने से मना कर दिया कि अब इस्लाम धर्म की महिलाएं पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं होंगी। यानी एक अमानवीय कार्य कर दिया संसद ने। जो मानवीय निर्णय दिया था उच्चतम न्यायालय ने, उस मानवीय निर्णय को रद्द करके संसद ने एक अमानवीय कृत्य कर दिया, क्योंकि एक महिला को गुजारा भत्ता पाने से वंचित कर दिया। अब इस्लाम धर्म की महिलाएं पति से गुजारा भत्ता पाने का हकदार नहीं रखती। इस तरीके से आदि 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 ऐसे ही अनेक प्रैक्टिसेस हैं जो धर्म के नाम पर ढोई जा रही हैं, जो पूरी तरीके से तर्कहीन हैं, जो धर्म में कहीं लिखी नहीं गई हैं, धर्म की गलत व्याख्या करके उन्हें धर्म के आवरण के अधीन ढक दिया गया है। और इस तरीके से मुख्य रूप से धर्म के इन गलत व्याख्याओं का प्रयोग महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए किया गया है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में बेहद आवश्यक है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पहली बात तो यह लोगों को सभ्य नागरिक बनाता है, हमको और आपको सभ्य नागरिक बनाता है। जब हम आप सभ्य नागरिक जैसा आचरण करेंगे तो यह एक सभ्य समाज की स्थापना में सहायक है। यह सभ्य समाज की स्थापना करता है। यह समाज में लोगों के बीच भेदभाव युक्त व्यवहार का समापन करता है, जो हमारी उद्देशिका का लक्ष्य है। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड न होने से उद्देशिका का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है, संविधान का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है। तो भेदभाव व्यवहार का अंत करना, चाहे वो किसी के भी नाम पर किया जाए, धर्म के ही नाम पर क्यों न किया जाए, उसका अंत करना संविधान का लक्ष्य है। इसलिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड न होने से सबसे ज्यादा शिकार इस देश की महिलाएं रही हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनने से महिलाओं को न्याय मिलेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड मिलने से महिलाओं को समता का अधिकार मिलेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनने से महिलाओं के साथ शोषणकारी, अत्याचारी व्यवहार और परिस्थितियों का अंत होगा। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनने से सबसे ज्यादा महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के जीवन शैली में परिवर्तन आएगा। और यही कारण है कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की मांग की जाती रही है। हालांकि मांग करने वाला वर्ग बहुत कम है, मांग न करने वाला वर्ग बहुत बड़ा है, क्योंकि उसे लगता है कि यह पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन है, जबकि यह बिल्कुल भी पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ना होना पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन है, होना पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन नहीं है। बस वही मैंने कहा ना, इंटेलेक्ट वाली बात, दिमाग, ब्रेन सबके पास है। भगवान ने ब्रेन सबको दिया है, इंटेलेक्ट कम लोगों को दिया है, इंटेलेक्ट कम लोगों को दिया है, ब्रेन सबको दिया है। ब्रेन और इंटेलेक्ट में अंतर है। ब्रेन सबके पास है, ये वाला माला खाली है ज्यादातर लोगों का, ये वाला माला खाली है, ये वाला माला भरा है। दिमाग है, अच्छा है, बुरा है, कुटिल है, कैसा भी है दिमाग, दिमाग सबके पास है। इंटेलेक्ट सीमित लोगों के पास है। इंटेलेक्ट सीमित लोगों के पास है तो सीमित लोग ही ये तय कर पाते हैं, ये समझ पाते हैं, ये सोच पाते हैं कि वास्तव में प्रगतिशील विचार क्या है, तर्कशील विचार क्या है, उदारशील विचार क्या है, उदारवादी विचार क्या है। तो ऐसी दशा में हमें लोगों के बीच इंटेलेक्ट का विकास करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि भाई देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होता, यह किसी के धर्म के विपरीत नहीं है, यह पंथ निरपेक्षता के विपरीत नहीं है, यह बल्कि इसको लागू करता है। क्यों? क्योंकि धर्म के आधार पर गलत गलत मान्यताएं अपनाई गई हैं, ये धर्म के व्याख्याकारों की गलतियां हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर उनकी दुकानें चल रही हैं, धर्म के नाम पर उनके स्वार्थ की सिद्धि हो रही है। इसलिए जब इतनी उदारवादी सोच आ जाएगी समाज में, इतना उदारवादी दर्शन आ जाएगा, तो धर्म के नाम पर चलने वाली दुकानें बंद हो जाएंगी। धर्म के नाम पर जो लोगों को गुमराह करने की व्यवस्था है, यह रुक जाएगा। और किसी भी धर्म के धर्मानुयायी नहीं चाहते, मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूं, किसी भी धर्म के धर्मानुयायी नहीं चाहते कि धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास उन्होंने फैला रखा है, धर्म की जो संकीर्ण और संकुचित व्याख्या उन्होंने कर रखी है, इस पर कुठाराघात हो, क्योंकि धर्म के नाम पर उन्होंने स्वार्थ का जो वातावरण बना रखा है, वह स्वार्थ का वातावरण खंडित हो, क्योंकि उसी धर्म के नाम पर उनकी रोजी रोटी चल रही है। और वो नहीं चाहते कि धर्म की उदार व्याख्या हो, वो नहीं चाहते कि लोगों के बीच इंटेलेक्ट का विकास हो। इसलिए किसी भी धर्म के अनुयायी धर्म की उदार व्याख्या करने के लिए सहमत नहीं होते। ये अत्यंत चिंता की बात है, ये अत्यंत चिंता की बात है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ी बाधा पॉलिटिकल है। सबसे बड़ी बाधा पॉलिटिकल इसलिए है क्योंकि संविधान सभा में जिन राजनेताओं ने बैठ करके, जिन संविधान निर्माताओं ने बैठ करके संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की प्रतिबद्धता प्रकट की, जब उन्हीं को सरकार बनाने की जिम्मेदारी मिली तो वो अपनी प्रतिबद्धता से मुकर गए। नतीजा यह हुआ कि नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के बीच बड़े विवाद उत्पन्न हुए, नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर के बीच विवाद उत्पन्न हुए, और डॉक्टर अंबेडकर ने तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा ही दे दिया, वो तो मंत्रिमंडल छोड़ के चले गए। नेहरू से इतने नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि नेहरू तुष्टीकरण की नीति पर उतर आए, नेहरू तुष्टीकरण की नीति पर उतर आए। नतीजा यह हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से तो विवाद हुआ ही,
लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने तो मंत्रिमंडल ही त्याग दिया उनका और मंत्रिमंडल छोड़ करके चले गए। तो जब पहली सरकार ने ही, जब संविधान सभा में बैठे थे, दोहरे मापदंड, राजनीति के दोहरे मापदंड, राजनीति के डबल स्टैंडर्ड, राजनीति के दोहरे चेहरे, जब संविधान सभा में बैठे थे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ी बड़ी बातें करते थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की वचनबद्धता प्रकट करते थे, और जब सरकार चलाने का मौका मिल गया, जब सरकार के मालिक बन गए, जब सरकार के मुखिया बन गए, तो तुष्टीकरण की नीति पर उतर गए और यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुकर गए। ये जो राजनीतिक तुष्टीकरण और राजनीतिक अप्रतिबद्धता, राजनीतिक संकीर्णता पहली सरकार से शुरू हुई, वो आज तक जारी है। क्योंकि हमारे देश में अनेक ऐसे राजनीतिक दलों का विकास हो गया, क्योंकि शुरुआत में ही जो राजनीतिक दल, जो पहला राजनीतिक दल था